नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। भूगोल के ब्रह्मांड चैप्टर के सीरीज में आपके लिए अगला सीरीज लेकर आए हैं आकाश गंगा एवं हमारी जो मंदाकिनी आकाश गंगा है उसके बारे में। अंग्रेजी मीडियम वाला मिल्की वे, ठीक है। तो अभी आज हम लोग इसको देखेंगे। तो ये पहला तो हर एक ब्रह्मांड में रहेगा ही। चलिए अब शुरू करते हैं। आकाश गंगा किसको कहते हैं? द गैलेक्सी। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा वर्ल्ड में शब्द ही नहीं है जिसका अर्थ ना निकलता, उसके बिना उसका नाम नहीं रखता है, ठीक है। एक छोटा सा चीज पहले बता दें और उसके बाद देखिए। हमने नाम रखा है संगणक हिंदी में। हम जानते हैं कि यशवर्धन को दिक्कत हो रहा है, लेकिन इसका मतलब तो निकालिए, देखिए अपने निकलेगा। मेरे साथ साथ जो गणना करे, मेरे साथ साथ जो कैलकुलेशन कर पाए, एकदम साथ साथ, देर नहीं करे। कंप्यूटर को ये क्षमता है, तो इसीलिए कंप्यूटर का हिंदी कर दिए संगणक। नाम ये ऐसे रटने पर क्या है, रटते जाइए, लेकिन एक दिमाग में लेना है, कोई भी शब्द हम बिना सोचे नहीं रखते हैं। ये देखिए, नाम रखे अभिकलित्र। कलन यानी कैलकुलेशन, कलित्र यानी कैलकुलेशन करने वाला, तो वो तो कंप्यूटर करिए रहा था। उसके आगे लगाए अभी, यानी एकदम श्रेष्ठ प्रकार से जो कैलकुलेशन करे, वो वाला कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर। आप समझे कि आप जो है अगर हिंदी में पछड़ते हैं तो क्यों? क्योंकि ये शब्द में क्यों पछड़ते हैं? क्योंकि आप, गलती आपकी नहीं है, आप गुजराती मीडियम में पढ़े हैं, आप हिंदी वाला शब्द का मतलब नहीं जानते। हमको नया भी आ जाएगा तो हमको क्या लगेगा कि अरे रुको ना, जरा तोड़ मरोड़ करते हैं, कहीं कुछ निकल जाए। अभी देखिए तो हस्ती बताएगी प्रक्षेपास्त्र। नहीं, कैसे? देखिए, शस्त्र और अस्त्र का परिभाषा, जो अपने हाथ में रहे वो अस्त्र, आज इसको फेंक के मारे उसको शस्त्र। तो मिसाइल थोड़े उड़ के चला जाता है, वो तो वहीं रहेगा, तो हो गया अस्त्र। लेकिन वो शस्त्र को, जिसको हम लोग जो है कहेंगे वॉरहेड, उसको प्रक्षेप करता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा प्रक्षेपास्त्र। तो चलिए अब देखें गैलेक्सी। तो गैलेक्सी शब्द ग्रीक भाषा के गैलेक्सियस से बना है, ठीक ना। गैलेक्स का मतलब होता है दूध जैसा उजला, और देख रहे हैं एक्सिस देखने में लगेगा यानी सर्कल, तो दूधिया वृत्त इसका जो है मतलब निकला। तो एकदम दिमाग में सेट रखना है, गैलेक्सी ग्रीक भाषा के गैलेक्सियस से बना है, जिसका मतलब होता है दूधिया वृत्त। अब आते हैं लिटरल मीनिंग से बाहर कि इसकी असली में परिभाषा क्या होती है। तो आकाश गंगा एक अति विशाल गुरुत्वीय बंधन है। पहले समझा देते हैं, तब फिर पॉइंट में बताएंगे। पहले जो लिखा है, जिसमें तारे एवं तारकीय अवशेष, गैस एवं धूलों के अंतर तारकीय माध्यम और कृष्ण पदार्थ सम्मिलित। घबराना नहीं है, ब्लैक होल, ब्लैक माने कृष्ण और होल माने पदार्थ, ठीक है। तो ब्लैक होल सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले आकाश गंगा का परिभाषा क्या दिया है? एक ऐसा आकाश गंगा हम उसको कहेंगे जिसमें पहले तो तारे होंगे, उसके बाद मान लीजिए वो सूरज को अलग करते हैं, मान लीजिए
ये एक नया तारा है, अलग है, आकाशगंगा का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसके अवशेष किसका, तारकीय, तो अरे तारा से ही निकला हुआ, यानी इसके अवशेष बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, गैस और धूल कण। तो हम जो कह रहे हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में ये जो है क्षुद्र ग्रह, तो सब जो है चट्टाने नहीं है ना, उसमें धूल भी तो होगा। तो क्या कह रहा है, गैस और धूलकण के अंतर तारकी माध्यम, और इसी में कोई होगा ब्लैक होल जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, समझ रहे हैं, इसी तारा के बीच में जो है कोई ऐसे घूम रहा होगा ब्लैक होल। तो क्या देखे परिभाषा, ये हुआ एक तारामंडल, क्योंकि इसके आकाश गंगा, तारामंडल नहीं, वो कॉन्स्टलेशन होता है अलग, एक आकाश गंगा, क्योंकि इसके अंदर, और क्या देख रहे हैं, ये सब एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं चले जा रहे हैं, इसीलिए ये एक ग्रेविटेशनल बॉन्ड में है, बंधन। इस आकाश गंगा के अंदर जो भी आप देख रहे हैं, सब कहीं न कहीं जितनी दूरी पर हो एक दूसरे के साथ गुरुत्वीय बंधन में है, वरना वो एक को छोड़कर कोई दूसरे जगह चला जाता है। और हैं क्या क्या, तो तारे हैं, इन तारों के अवशेष हैं, धूलकण है, गैस तो पृथ्वी पर वायुमंडल है ही, और उसके अलावा कई ब्लैक होल है। इसको हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। अब एक आकाश गंगा में अगर कई ब्लैक होल हैं, तो सोचिए कि पिछला जो क्लास आप पढ़े थे तो उसमें जो बताया गया था कि रियल जो मास है बहुत ज्यादा है जो हमको दिखाई दे रहा है। एक आकाश गंगा में अगर ब्लैक होल है तो क्या समझना है, उसका मास कितना होगा। अब फिर बता रहे हैं, पिछला वाला टॉपिक के आधार पर तो यही लग रहा है कि एक तारे का अगर विनाश होगा, मान लीजिए कि अरबों साल बाद सूर्य जो है वो लाल दानव में बदल जाए, तो क्या पता, स्फीति का सिद्धांत जो कहता है कि कहीं कोई ब्लैक होल फूट जाए फिर से, अब ब्लैक होल से तारा निकले, अब तारा से फिर कोई नया पृथ्वी बन जाए, कौन देखा है इसको। तो ये जो है दोनों चैप्टर को जोड़कर समझिएगा। अब आइए ये अब जरा देखें कि आकाश गंगा के अंदर क्या क्या शामिल है। बहुल तारा तंत्र, ये इस तरह का है, ये जो है देख रहे हैं बहुल तारा तंत्र, तारा गुच्छ, स्टार क्लस्टर, ये देखिए ये सब क्या है, क्लस्टर, गुच्छा में, जैसे बल्ब का गुच्छा देखते हैं ना, एक साथ 4 5 6, नारंगी, ये सॉरी अंगूर, अंगूर किस में होता है, गुच्छे में होता है, क्लस्टर में होता है। तो वैसा ही तारा, ये देख रहे हैं ना, सबको क्लस्टर इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या लग रहा है, गुच्छा में है। तो कहता है बहुल तारा तंत्र, स्टार क्लस्टर और अनेक प्रकार के अंतर तारकीय बादल होते हैं। ये इसके अंदर जो है इंटर स्टार क्लाउड, ठीक ना, अंतर तारकीय बादल होते हैं। कहता है एक अनुमान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 10⁻11 गैलेक्सी, ठीक ना, एक गैलेक्सी में, एक सौर मंडल में, उसके एक पृथ्वी के ऊपर, उसके एक महादेश के अंदर, उसके एक देश के अंदर, एक राज्य के अंदर, एक शहर के अंदर एगो इतना छोटा सा घर है अपना, उस पे खड़ा होकर दम्भ भरते हैं कि वाह दुनिया जीत ली। क्या हुआ हस्ती, क्या आया दिमाग में, उन्हें कितना कम जानकारी है हम लोगों को, ये सोच के देखिए। तो क्या देख रहे हैं कि 10⁻11 गैलेक्सी तो कहीं प्रलय तक नहीं हुआ हो कि समझ पाए अपने कि क्या होगा। अभी तो पहले एक गैलेक्सी छोड़िए, प्रोक्सिमा सेंचुरी भी छोड़िए, सूर्य के पास जाके दिखाइए कि सूरज में क्या है,
तो समझ जाए आदमी। अभी आप नेपच्यून को जो है जाकर के अपने से एक बार ऐसे ऑब्जर्वेशन करके देख के आइए, तो याद रखना है कि हमारे ब्रह्मांड में 10 पर पावर 11 गैलेक्सी, और औसतन एक गैलेक्सी में 10 पर पावर 11 तारे होते हैं। अब आज तो पक्का मोहम्मद रफीक समझा दीजिएगा कि नील गगन में वो गाना गाता है ना, तारे कितने तारे, तो कहिएगा 10 पर पावर 22 तारे। अब आइए, यहाँ के बाद आगे बढ़ने के पहले आपको बताते हैं, देखिए प्रश्न के पीछे भागने से क्या नुकसान होता है। पिछले बार जब स्तुति गई थी बिहार का एग्जाम देने, तो वहां ऑप्शन ये थे 5, और बीपीएससी में हर एक में लिखा होता था 5वें में उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक होता था सभी। अब कभी कर दिया एक से अधिक, अब ये रखा ही नहीं, अब यही है। तो क्या देख रहे हैं कि हम कोचिंग वाले लोग जीपीएससी या यूपीएससी या बीपीएससी के प्रश्न को देख करके नकल करके आपके सामने आ जाते हैं कि लो हम बड़े अनुभवी हैं। आप जरा सोच के देखिए कि अब बिहार तो में तो मेरा कंपटीशन कोई क्लास से नहीं होगा, हम यहाँ चलाते हैं, लेकिन इस बीपीएससी के पहले वहां टेस्ट सीरीज में लड़का क्या दिया होगा, टेस्ट ई उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रैक्टिस करके क्या गया, और हम बता रहे हैं आपको कि वहां तो जो एक आध दो आईएएस होकर के क्लास चला रहा है वो भी यही लिया होगा। और किसको पता है पेपर, अरे पता है तब तो फिर घोटाले में हो कि पता कर लिया कि कौन पेपर सेट किया है। तो पैटर्न जो है आप जरा सोचिए कि पूरे बिहार का लड़का जो कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा आज से पहले, कोई कोचिंग में सब एक के काम किया होगा, ई जरूर डाला होगा, प्रैक्टिस करके ये गया। अब परीक्षा में क्या हुआ, नहीं अब नहीं पूछेंगे ABCD। तो आपका वो टेस्ट का प्रैक्टिस काम आया कि फैक्ट्स का नॉलेज काम आया, आपको सोच के देखिए। तो हम लोग क्या है, हमेशा देखिएगा आएगा एगो क्या कहते हैं 950 नंबर ला के सेलेक्ट हुआ लड़का, 1000 नंबर ला, पैटर्न को पहचानो। अरे एगो क्लस्टर का पैटर्न नहीं पहचान पाओगे, देखो तो कितना प्रकार का है, ऐसे समझिए। एगो ये क्लस्टर का पैटर्न नहीं पहचान पा रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न पहचानने जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना है, कंटेंट याद रखना है। अधिकतर आकाश गंगा का व्यास 1000 से 1 लाख पारसेक। अब फिर आज खुल के बोलते हैं, जब पूछा पिछला कांस्टेबल के परीक्षा में गुजरात में कि 2 खगोलीय पिंडों के बीच के दूरी को मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष में टिक मरवाया सारा कोचिंग वाला, हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कुछ कोचिंग वाला तो ऐसा था जो यूट्यूब में आकर के गौण सेवा आयोग के चेयरमैन को जो है चैलेंज कर रहा था, जबकि चेयरमैन साहब आईपीएस थे, रिटायर्ड आईपीएस। की जानकारी भी है कि नहीं है, सही बात है, उनको कैसे जानकारी होगा, तुम बेरोजगार आदमी, वो यूपीएससी पास किया आदमी, तो क्या आगे से पारसेक लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन में अब पारसेक का प्रकाश वर्ष किलोमीटर तीनों लिख दें तब अब कौन सही होगा। तो यही चीज है कि आप एक को याद करके गए हैं ना, प्रकाश वर्ष, वहां कह रहा है बेसिक बताइए क्या है, तो बेसिक तो किलोमीटर है। तो क्या देख रहे हैं, आकाश गंगा का डायमीटर पारसेक भी है, और 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। 1 लाइट ईयर बराबर क्या देख रहे हैं, 1 साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, यानी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड को 1 साल में कितना जा सकता है, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर, तो 1 साल में कितना, वो हो गया प्रकाश वर्ष। अब आइए, 2 आकाश गंगाओं के मध्य विरल गैसें हैं जिनका घनत्व 11 मॉलिक्यूल प्रति घन मीटर है। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर हो गया घन मीटर, उसमें 11 मॉलिक्यूल हैं उस गैस के, ठीक ना। ये है
दो आकाश गंगा जहां से कि सेपरेट होगा, उन दोनों के बीच में गैस। अब आइए, आकाश गंगा की आकृति अलग अलग होती है, देख लीजिए। ये देखने में इलिप्ट के जैसा लग रहा है, ये देखने में स्पाइरल लग रहा है, इसका कोई आकृति नहीं लग रहा है, इर्रेगुलर। तो आकाश गंगा की आकृति अलग अलग होती है, और इस अलग अलग आकृतियों के आधार पर आकाश गंगा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक हो गया सर्पिल आकाश गंगा, स्पाइरल गैलेक्सी, ये। एक हो गया दीर्घवृत्तीय आकाश गंगा, इलिप्टिकल गैलेक्सी, और एक हो गया अनियमित आकाश गंगा, इर्रेगुलर गैलेक्सी। देखिए, अब इसको हम कथन और कारण का सवाल बना के दिखा। आपको कहेगा ब्रह्मांड में 10⁻22 आकाश गंगाएं हैं। कथन 2, आकाश गंगा अनियमित आकृति की भी हो सकती है। देखिए, भाषा कैसा चेंज किए, होती है नहीं, हो सकती है। इसका मतलब कोई और भी आकृति हो सकती है। और तब कहेगा कथन 1 और कथन 2 सही है, कथन 2 1 की व्याख्या करता है। तो सीधा इसका आंसर डी है। ये पहला गलत है कथन, क्योंकि 10⁻22 तारे हैं, आकाश गंगा नहीं। तो आंसर डी हो जाएगा कि कथन 1 गलत और कथन 2 सही। तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़े। सर्पिल आकाश गंगा, स्पाइरल गैलेक्सी। देखिए, जिस किताब में वर्णन किया है उस किताब का ही पन्ना आपके सामने रखे हैं। रियल्म ऑफ द नेबुला, लेखक है एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल 1936 में अपना एक पत्र निहारिकाओं का परिमंडल, इसका हिंदी हुआ, में सबसे पहले स्पाइरल यानी सर्पिल आकाश गंगा के बारे में बताया। तो अगर आपसे पूछे कि सर्पिल आकाश गंगा की जानकारी सबसे पहले कहां से मिला था, तो एडविन हब्बल से। ठीक है, अब यहीं पर देखिए, बदल सकता है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एडविन हब्बल ने अपने बिग बैंग थ्योरी में स्पाइरल नेबुला, स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में बतलाया था, नहीं बतलाया। बिग बैंग में तो खाली इतने बोल के रह गया कि विस्फोट हुआ है और उससे ब्रह्मांड बना है। निहारिकाओं का परिमंडल नामक जो किताब लिखा, उस किताब में बतलाया है स्पाइरल, क्या कहते हैं, आकाश गंगा के बारे में। क्लियर हो गया? अब आइए, सर्पिल आकाश गंगा ये जो है, इसमें क्या क्या होता है। तो ये देखिए, स्पाइरल में यहां पर जो है, इसको कहते हैं डिस्क। तारों और अंतर तारकी पदार्थों का एक ऐसा सपाट, ये देख रहे हैं ना, ऐसे है, तो इसको कहते हैं डिस्क। केंद्रीय उभार के केंद्र पर अति विशाल ब्लैक होल, ये जो सेंटर में अगर कहीं उभार हो तो उसमें बड़े बड़े
ब्लैक होल। और तारा गैस धूलकण का सपाट और आवर्ती चक्रिका, यानी स्पाइरल ने जो है गैलेक्सी में क्या क्या है, तारा है, गैस है, धूलकण है और एक ये सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, ये सब तारा है, सब तारा के बीच में धूलकण है और दूसरा ये जो है ऐसे डिस्क है। हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है वो किस प्रकार की है, तो सर्पिल आकाशगंगा है। तो ये भी हमको याद रखना है कि स्पाइरल गैलेक्सी हमारी मंदाकिनी है और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो मंदाकिनी, मिल्की वे अंग्रेजी में बोलते हैं। अब आइए कुछ अदर सर्पिल आकाशगंगा का नाम। ये जो है इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यानी स्पाइरल गैलेक्सी में एक गैलेक्सी आप जाने एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये दूसरा सनफ्लावर के जैसा देखिए लग रहा है, तो इसका नाम है सनफ्लावर गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा और सनफ्लावर ये दो हो गया। और आइए वर्लपूल आकाशगंगा, ये माने इसी के नाम पे वर्लपूल कंपनी आया है। ठीक है वर्लपूल कंपनी, अब बना फूल रहा है, सबके देश में घुस जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी उसके संसाधनों पे कब्जा कर रहा है। प्रोडक्ट का शिकायत नहीं किए, प्रोडक्ट तो अच्छा ही बनाता है, लेकिन वहां जनता फूल बनाता है। तो ये हो गया वर्लपूल आकाशगंगा। तो पहला ये ध्यान रखना है कि सर्पिल आकाशगंगा में एंड्रोमेडा, सनफ्लावर, वर्लपूल है तो 10 पर पावर 11, लेकिन जो फेमस सब है वो आपको बताया गया। अब आइए इलिप्टिकल गैलेक्सी। इसी निहारिकाओं के परिमंडल में एडविन हब्बल ने इलिप्टिकल गैलेक्सी के बारे में भी बताया था। तो अगर आपसे पूछे तो स्पाइरल गैलेक्सी भी निहारिकाओं के परिमंडल के किताब में एडविन हब्बल बोला है, और इलिप्टिकल गैलेक्सी के बारे में भी निहारिकाओं के परिमंडल नामक किताब में एडविन हब्बल बोला है। क्लियर हो गया। अब आइए ये देखिए, देख के ही लगेगा कि इसकी आकृति दीर्घवृत्ताकार है। ऐसा जो भी आकृति है आकाशगंगा में, उसमें जो तारे हैं उनका जो देखने में ऐसा लगने लगे उसका मास कम होता है, कारण वो पुराने हो गए हैं, वो अब अपना ऊर्जा खोते जा रहे हैं, तो इसलिए इनका द्रव्यमान कम होता है। अब आइए कुछ दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा के बारे में। मेजर 32, मेजर 49, मेजर 60, यानी तीन तो मेजर ही है। ठीक है ना, 32, 49, 60। ठीक है, और मैफी 1 ये जो है आकाशगंगा हुआ। ठीक है, अब देखिए तो हमको अगर कंसेप्ट मालूम है तो हम यहीं पर ऐसे लिख देते हैं, नीचे ध्यान दें। कथन हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं कहेंगे कि नीचे के कथनों पर ध्यान दें, नीचे ध्यान दें। पहला मेसर, दूसरा मैफी, तीसरा अर्सा मेसर, चौथा एंड्रोमेडा।
ठीक ना। अब यहां के बाद जैसा सवाल बनाना हो बनाइए। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगा है? ए 1-2, बी 1-3, सी 1-4, डी 2-3। देखिए एक नया तरीका बना दिए, 2-2 का ही ले रहे हैं, 3 नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब है कि खाली जो जान गया कि अर्सा मेजर, अभी आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ने के बाद ये तो तारामंडल में आता है। खाली इतना सा जो जान गया वो तुरते कह देगा कि बी 80 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो जान गया कि एंड्रोमेडा नहीं होता है, सीधे ए पर पहुंच जाएगा। जैसे कह दिया कि कितने, तब आ जाएगा केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त सभी, तो 2 वाला में आएगा। देख रहे हैं, जैसा पूछेगा वैसा आप जो है जवाब दे सकते हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार वाले में इस तरीके का है, ठीक। देखिए तो जरा, जहां बार बार आप परेशान होते हैं वो वाला। कथन 1, मेसर एक दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगा है। अब हमको अभी मूड है आंसर सी बनाने का, तो पेपर बनाने वाले के ऊपर है। आंसर सी बनाने का है, क्योंकि पहला बना दिए हैं सही, तब या तो बी बनेगा या तो ए बनेगा, तो या सी, डी नहीं बनेगा। स्टेटमेंट सही हो गया। तो हम यहां लिखते हैं सभी आकाश गंगा दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। ऑल लिख दिए इसलिए गलत हो गया। तो क्या कहते हैं, ए बी सी डी, तो आंसर हो गया सी। इसको बी बनाने का मूड हो गया तो कहेंगे कुछ आकाश गंगा दीर्घ वृत्ताकार के होते हैं। देख रहे हैं ना, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपको बार बार जो कहते हैं वो यही कि आपको ध्यान ये रखना है कि हमको कंटेंट याद रहे। टाइप ऑफ क्वेश्चन को तो उसके बाद अपने पकड़ लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़े। अनियमित आकाश गंगा, यहाँ 3 फोटो है, तीनों में से कोई किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो कहेंगे वह आकाश गंगा जिसकी आकृति अनियमित हो उसको हम लोग अनियमित आकाश गंगा कहते हैं। तो इसका मतलब कि जिसकी आकृति डिस्क नुमा हो, चक्रिकाकार हो, वो हो गया स्पाइरल। जो देखने में इलिप्टिकल लगे वो हो गया इलिप्टिकल, और जिसकी आकृति नियमित ही नहीं हो वो हो गया अनियमित। अब आइए कुछ प्रमुख अनियमित आकाश गंगाओं को देखें। NGC 1427A, नाम नहीं कर पाए हैं तो यही नाम रख दिए हैं। तो खाली देख लीजिए, तो इसी आगे हो जाता है ज्यादा अच्छा हो जाता है CNG, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। NGC 1427A, और दूसरा है ड्वार्फ गैलेक्सी वामन, ये आकाश गंगा। माने देखने पर उस आकाश गंगा को दूरबीन से ड्वार्फ यानी बौने जैसा लगता है, इसीलिए कहा गया ड्वार्फ। अब ये क्या कह रहा है, अभी तक जितनी आकाश गंगाएं मिली हैं उनमें 80% सर्पिल है,
दीर्घवृत्ताकार 17%, अब बाकी जो है 3% वो अनियमित है। देखिए तो एक नया स्टाइल दिखाते हैं। निम्न में से असत्य कथन पहचानें। देखिए अब एक नया तरीका दे रहे हैं, इसी में ABCD, ठीक ना। अभी तक था 1 2 3 4, अब है ABCD। फैक्ट्स याद है तो टिक लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। ब्रह्मांड में 10⁻11 आकाश गंगाएं हैं। ये हो गया पहला A। B, आकाश गंगा सर्पिल, दीर्घवृत्तीय और अनियमित आकृति की होती है। C, अब हम यहां पे गलत बना रहे हैं, देखिए दीर्घवृत्तीय आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में सर्वाधिक हैं। हो गया गलत क्योंकि आप सर्पिल पढ़े हैं। अब यहाँ डी में कुछ नहीं मिलेगा तो लिख देंगे कि आकाश गंगा जो है वो क्या कहते हैं, आकाश गंगा के अंदर तारकीय धूल और गैस भी पाए जाते हैं। हो गया, कुछ भी लिख देंगे। तो ये जो है क्या हुआ, फैक्ट्स अगर याद है तो हम पकड़ पा रहे हैं, क्वेश्चन के पैटर्न का क्या लेना देना है। लेकिन भाई अभी सब बोलना ठीक नहीं है, वातावरण कुछ अलग है, देशद्रोही साबित हो जाइएगा। लड़के बोल देगा कि आदमी भटका रहा है, क्योंकि उनको बस प्रश्न का पैटर्न, रोज सुबह उठे 50 ने 100 ने 1000 मिले तो और बढ़िया, बस अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन मिले, थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब आइए आगे देखें। अब हम लोग अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी के बारे में जानें। ये जो है देखिए, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा का हम लोग भाग हैं, देख लीजिए, देख के ही सर्पिल लग रहा है, स्पाइरल, वो है मंदाकिनी, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। देखने में दूधिया लगता है, ठीक ना, दूध के जैसा। अब नहीं लगता है क्योंकि ऊपर काला पॉल्यूशन है। पहले जब नहीं था, तब जब आप अपने गांव के छत से ऐसे देखते तो आपको ऐसा ही आकाश लगता देखने में, खुले आंख से। तो मंदाकिनी, इसमें रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह की, देखिए ऐसे एक पट्टी दिखाई देगा जो लगेगा दूध के जैसा, लगेगा दूध का धारा बह रहा है। इसीलिए नाम रखे मिल्की वे, अंग्रेजी में भी यही बोले, जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं, जिसको मिल्की बेल्ट कहते हैं। ये हमारा एक सर्पिलाकार आकाश गंगा है, यानी स्पाइरल है। कहता है अब ये अपना वाला है, तब तो इसका व्यास और मोटाई पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो डिस्क है उसका व्यास, डिस्क ये हुआ, इसका व्यास 9.5 इंटू 10⁻17 किलोमीटर। काहे न बोला प्रकाश वर्ष, देख रहे हैं ना, कहीं से नहीं टिकेगा ये। यहाँ अपने गुजरात में जो क्लास 3 वाला टीचर सब आया है वो खत्म कर देगा लड़का, देखिएगा। और इसकी मोटाई 9.5 गुना 10⁻15 किलोमीटर।
अब आइए, ये प्रकाश वर्ष लिख के भी किलोमीटर लिखते हैं। कह रहा है कि आज ये बता रहा है कि अब जो है ये डायमीटर देखिए 1.1 इंटू 10⁻17 किलोमीटर है। जैसे जैसे रिसर्च हुआ हम उसके करीब आए, तो अब यही याद रखिएगा 1.1 इंटू 10⁻17 किलोमीटर जो है इसका मतलब व्यास हुआ, जो लगभग 12,000 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो मिल्की वे का गैसीय चक्र का व्यास आपको पता चल गया। ये कहता है कि हमारी मंदाकिनी में तारे कितने हैं, तो 10⁻11 होगा, लेकिन हम अभी जानते ही नहीं है। तो 1 गुना 10⁻11 भी हो सकता है, 4 गुना 10⁻11 भी हो सकता है। अरे कोई छोटा मंदाकिनी भी तो होगा। तो ये जो है ये मानना है। और इसका उम्र जो है ये तो बड़ा मुश्किल है निर्धारित करना, लेकिन एक अंदाज है कि 13.2 अरब वर्ष पुराना है। यानी मंदाकिनी की उत्पत्ति 13.2 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक ना, इतना पुराना हमारा ये आकाश गंगा है। कितना इंफॉर्मेशन आपको फैक्चुअली मिल रहा है। क्वेश्चन जैसे पूछना चाहे पूछे, लेकिन हकीकत में याद आपको ये रखना है। अब इसका द्रव्यमान कितना है ध्यान रखना है। सन के द्रव्यमान से ये 5.8 गुना 10⁻11 गुना है। इसीलिए इसका मास हम हमेशा कहते हैं वेट का यूनिट होता है, मात्रक, कि मेरा वेट 50 kg, मास का कोई यूनिट नहीं। इसीलिए प्रश्न आता है कि एक आदमी का पृथ्वी पर अगर भार 80 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो घट जाएगा। लेकिन एक आदमी जिसका मास पृथ्वी पर जो है वही चांदों पर होगा, क्योंकि मास अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मास क्यों अपरिवर्तित होता है ये देखिए। पृथ्वी पर उस व्यक्ति का वेट मास से जी को गुना करने पर निकलता है। चांदों पर जाने के बाद वेट उसी मास से खाली जी बदलता है, 9.8 नहीं रह जाता है, इसीलिए उसको गुना उसके आधार पे करते हैं। बट ये तो दोनों जगह फिक्स ही है। तो ध्यान रखना है, सोलर मास से 5.8 इंटू 10⁻11 गुना ज्यादा मास हमारी इस आकाश गंगा मंदाकिनी का होना ही है ना भाई। पहले ऐसे समझना है, 10⁻11 तो तारा है, ठीक ना। तो 10⁻11 मास तो सोलर के जैसा 10⁻11 मास तो यही हो गया। कोई सूर्य से ज्यादा मास वाला तारा होगा, कोई सूरज से कम वाला होगा, तो सब मिला जुला के 5.8 हो गया। अब आइए मंदाकिनी में, अब ये क्या होगा, 3 भाग है। एक है सेंटर, एक है डिस्क, और डिस्क यहां तक है, लेकिन ये जब देखते हैं तो यहां तक दिखाई देता है, आभा मंडल। जब आपको पढ़ाए थे कला आर्ट, तो भगवान के पीछे प्रकाश इतना दूर तक निकलता हुआ दिखाते हैं और उनको कहते हैं आभा मंडल। ठीक है, तो ये जो है इसमें हम लोग मंदाकिनी को विभाजित करते हैं। अब आइए 3 भाग हो गया, देख लीजिए यहीं पर सब दिखाई दे रहा है। ये जो है ये है केंद्र, ये है चक्रिका, और एकदम इससे भी थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ, ये है सब मिला करके इसका आभा मंडल। चलिए अब आगे देखें। इस गैलेक्टिक के सेंटर का डायमीटर कितना है, टोटल का तो जान गए। तो हमारी मंदाकिनी का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। किसका, सेंटर का।
कहता है सूर्य की इस केंद्र से दूरी कितनी है, मतलब ये जो सेंटर है यहां से सूर्य कितना दूर है, तो वो है 26,000, अब उसमें प्लस माइनस 1400 कर लीजिए लाइट ईयर। और पहले लोग जो है कहते थे कि लमसम 35,000 ये जो है प्रकाश वर्ष आगे पीछे, इतना है। अब आइए, अब जब आप पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मांड गतिशील है तो फिर मंदाकिनी भी गतिशील है, तो संपूर्ण मंदाकिनी को एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक है, और उसी को हम लोग कहते हैं गैंगेटिक ईयर। अगर ब्रह्मांड स्थिर होता तो मंदाकिनी चक्कर कैसे लगाता, खाली सूरज का पृथ्वी चक्कर लगा रहा होता, लेकिन ये पूरा मंदाकिनी चक्कर लगा रहा है, इसीलिए जो है ये अब नहीं कहना है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी के सापेक्ष में सूर्य स्थिर है। और दूसरी बात, इसको तो सपोर्ट कल्हे का साइंस किया है कि गति किसी वस्तु के बिंदु के सापेक्ष में होता है या रेस्ट किसी बिंदु के सापेक्ष में होता है। ट्रेन में बैठा दो आदमी स्थिर है और ट्रेन के बाहर और ट्रेन में बैठा आदमी गति में है, तो सूर्य भी घूम रहा है, लेकिन पूरी आकाश गंगा को एक बार ऐसे घूमने में 25 करोड़ साल लगता है, और उसको हम कहते हैं गैंगेटिक ईयर। अब सूर्य जो है, ध्यान दीजिएगा, सबके साथ भी घूम रहा है, इसका भी चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है, लेकिन जब सब मंदाकिनी घूम रहा है तब पृथ्वी तो उसके साथ घूम रहा है, तो सूर्य मंदाकिनी का जो चक्कर लगाता है वो 220 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, तो उसका चक्कर भी बहुत बड़ा होगा। अब आइए, सूर्य का मंदाकिनी आकाश गंगा की नाभि की एक परिक्रमा पूरा करने में, यहां पर मिस्टेक कर दिया है, ये 26,010 लाइट ईयर लेता है, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर, इसके अंदर है, ठीक है। आपको ये देख के बता देंगे वो है उसमें, अभी लाइट ईयर में ये ध्यान रखिएगा। तो सूर्य की मंदाकिनी, सूर्य जो है मंदाकिनी आकाश गंगा का परिक्रमा, तो उसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर। अब आइए, हमारा नजदीकी आकाश गंगा कौन है, तो इसके बाद एंडोमेंड्रा आकाश गंगा ही हमारी नजदीकी है, तभी हम बता पाएंगे, और वो हमसे 2.54 प्लस माइनस 06 गुना इतना मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे पहला खोजा गया रेडियो गैलेक्सी, इससे रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, साइग्नस ए है, यानी साइग्नस ए नॉर्मल आकाश गंगा नहीं है, ये एक रेडियो गैलेक्सी है, इससे रेडिएशन हो रहा है। वर्लपूल गैलेक्सी पहला खोजा गया स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में वर्लपूल गैलेक्सी को खोजे थे। तो इस तरह से आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा किए, आकाश गंगा और मंदाकिनी। तो फिर आगे देखते हैं अगले क्लास में।